Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our class. Today our topic is work, energy and potential. Okay, so work, energy and potential क्या है? So हम स्टार्ट लेते हैं. एनर्जी एक्सपेंडेड इन मूविंग ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड. सही है. एक चार्ज को हम मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में और फिर हम देखते हैं कि इस की जो है वो एनर्जी कितनी होगी. सही है. सो कंसिडर ए पॉइंट चार्ज क्यू ई. एक पॉइंट चार्ज है क्यू ई और हम इसको कंसिडर करते हैं. सही है. विच इज आल्सो अ सोर्स चार्ज. ये सोर्स चार्ज भी है. लेट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ए बी लोकेटेड इन द फील्ड ऑफ दिस चार्ज. अच्छा, कोई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है ए. ठीक है, वो इसी फील्ड में है. यानी क्यू जो सोर्स चार्ज है इसकी अपनी जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी फील्ड में हमने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कंसिडर किया हुआ है. सही. अच्छा, सो लेट आर बी द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड द सोर्स चार्ज. तो जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, सही, और सोर्स चार्ज है, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है? आर है. सही. नाउ इफ वी प्लेस अनदर चार्ज क्यू एट some polarity at the point of observation, there will be a force of repulsion between two charges. अच्छा, अब अगर दूसरा चार्ज भी हो, ठीक है, ये क्यों, वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पड़ा हो, यानी ये टेस्ट चार्ज हो, वो भी पॉजिटिव हो, ये भी सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा. सही है. अच्छा, द फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर गिवन बाय. हमें पता है कि जो जो फोर्स है, ठीक है, वो बराबर है फोर्स मैग्नीट्यूड और उसकी जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, सही है, वो इन द डायरेक्शन ऑफ ए आर है. सही है, क्योंकि जो डिस्टेंस हमने लिया है वो आर है. तो यूनिट वेक्टर ए आर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन. आपको पता है यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है. तो यूनिट वेक्टर को हमेशा डायरेक्शन के वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है. तो जो ए आर है, ए आर इज एक्चुअली दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सही, इन फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है. अच्छा, और ई जो है इसकी डायरेक्शन भी वही ही होगी जिस जानिब इलेक्ट्रिक जो फोर्स है, ठीक है, इन फोर्स और ई की जो डायरेक्शन दोनों सेम होगी क्योंकि फोर्स उसी जानिब अप्लाई हो रहा है जिस जानिब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है. ये नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी और डायरेक्शन में हो और फोर्स किसी और डायरेक्शन में, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी. ठीक है. द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर ऑलवेज इन दी सेम डायरेक्शन. देखिए, दोनों की सेम डायरेक्शन होगा. सपोज क्यू इज ए मूवेबल चार्ज. लेट सपोज जो यहाँ पे चार्ज है क्यू, ये मूवेबल है, ये नहीं, इसको हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं. ठीक है. सपोज क्यू इज ए मूवेबल चार्ज ड्यू टू रिपल्शन, इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है. तो हम इसको जैसे ही रखेंगे, ठीक है, तो रिपल्शन की वजह से ये फोर्स ऑफ डायरेक्शन की तरफ अब वो यानी रिपेल हो जाएगा. यानी ये भी प्लस क्यू है और ये वाली भी प्लस क्यू है, तो क्या होगा कि फोर्स अप्लाई होगा वो इस जानिब होगा. ठीक है. यानी ये भी क्यू, ठीक है, ये भी क्यू, ये सोर्स चार्ज, ये वाला टेस्ट चार्ज, आपको पता है ये इसको रिपेल करेगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसी जानिब है क्योंकि आपको पता है जो सोर्स चार्ज है, लेकिन ये पूरा इसका जो फील्ड होगा वो आउटसाइड होगा. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आउटसाइड द सर्कल है और फोर्स भी आउटसाइड ही लग रहा है. सही है. तो ये जो डायरेक्शन हुआ ये ए आर डायरेक्शन कहलाएगा. सही है. अच्छा, तो जिस जानिब इसकी वो हुई है, तो इसको लेट सपोज हम छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लेंगे. तो उसको हम DL1 कहेंगे, फिर उसको हम DL2 कहेंगे, यानी स्मॉल लेंथ. ठीक है.
फिर DL3 कहेंगे, फिर DL4, फिर आखिर में इसको हम ऐड अप कर लेंगे। सही। अच्छा, तो डिफरेंशियल वर्क डन बाय द फील्ड, ठीक है। डिफरेंशियल यानी छोटे को कहते हैं डिफरेंशियल, जो है स्मॉल पोर्शन। डिफरेंशियल मींस स्मॉल पोर्शन, ठीक है। सो स्मॉल पोर्शन का क्या मतलब है? मतलब ये है कि हम जो रिपल्शन है वो, उसकी जो लेंथ है उसको हम मुख्तलिफ इस तरह टुकड़ों में तकसीम कर लेंगे। सही है। और एक को हम कहेंगे डिफरेंशियल डिस्टेंस DL। सही है, डिफरेंशियल डिस्टेंस DL। फिर आखिर में यही तरीका होता है कि जो डिफरेंशियल फ्रैक्शंस हैं उनको सम अप किया जाता है। In order to move the charge against the field from one point to another point, we need some external energy। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ पे तो वो खुद गया है, मगर अगर इसको मैं अगेंस्ट द फील्ड आना चाहूँ तो इसके लिए मुझे ये खुद ब खुद नहीं आ सकता, मुझे क्या कर, एक्सटर्नल एनर्जी मुझे चाहिए होगी। ठीक है। अगर इस तरह आ रहा है तो वो तो रिपल्जन खुद ब खुद हो रही है, इसमें एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं है। अगर अगेंस्ट द फील्ड, अगर मैं इस तरह जा रहा हूँ, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव है और अगेंस्ट जा रहा हूँ, फिर मुझे एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। सही है। अच्छा, वी नीड सम एक्सटर्नल एनर्जी। ठीक है। सो फ्रॉम द एक्सटर्नल एजेंसी। अच्छा, तो वो एनर्जी कितनी होगी? E इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये डिफिनीशन है, फोर्स अप्लाइड ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। एक चार्ज पे जितना फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। ये इसकी मैथमेटिकल डिफिनेशन है। अच्छा, तो इससे हमें ये भी हुआ E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू था, तो एफ अगर हम फाइंड करना चाहते तो एफ इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक एफ इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाई क्यू होगा। एफ इज इक्वल टू क्यू ई। सही। लेट द डिस्टेंस मूव बाय द चार्ज क्यू ड्यू टू द फील्ड क्यू ई बी डी एल। फॉर एग्जाम्पल डी एल जो है वो लेंथ इसने तय किया फील्ड में। ठीक है। लेट इट बी द इन द डायरेक्शन ऑफ ए आर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो लेंथ हमने कंसिडर किया है वो इन द डायरेक्शन ऑफ ए आर है। सही। अच्छा, डी एल इज इक्वल टू डी एल ए आर। सही। फॉर एग्जांपल डी एल भी हमने, वैसे लेंथ जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, मगर बाज़ दफ़ा हम लेंथ को या एरिया को या वॉल्यूम को भी अपनी उसके लिए ज़रूरत के तहत इसको वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर कर लेते हैं और फिर इसकी हम एक खास डायरेक्शन ले लेते हैं। ठीक है। तो लेट सपोज हमने जो फोर्स की डायरेक्शन ली थी वही डायरेक्शन एल की भी है, यानी उसी लेंथ, उसी डायरेक्शन में हमने लेंथ कंसिडर किया है। सही। अच्छा, द डिफरेंशियल वर्क डन बाय द सोर्स चार्ज ऑन मूविंग द चार्ज, ठीक है, थ्रू अ डिस्टेंस डी एल। तो वर्क डन का फार्मूला क्या है? एफ इज इक्वल टू, एफ एस सी में मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एफ और एस। ठीक है, यानी डिस्टेंस और एफ फोर्स। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस की बजाय हम एल लेंगे, और चूंकि हम डिफरेंशियल लेंथ ले रहे हैं डी एल, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो भी डी डब्ल्यू होगा। क्या मतलब? मतलब अ, थोड़ी डिस्टेंस में जो थोड़ा काम हुआ है, वर्क डन हुआ है, वो डी डब्ल्यू कहलाएगा। ठीक है। जब हम पूरा लेंथ लेंगे तो फिर वर्क डन भी कैपिटल डब्ल्यू ले लेंगे, यानी पूरा डब्ल्यू ले लेंगे। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एल। अच्छा, और आपको पता है ये जो वर्क डन की डिफिनीशन है, इसके मुताबिक यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट आता है। ठीक है। डॉट प्रोडक्ट किसे कहते हैं? कि दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो जाए और उसका जो प्रोडक्ट है, ज़रब है, वो क्या, कौन सी क्वांटिटी हो? स्केलर क्वांटिटी हो। तो फोर्स भी वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से जो प्रोडक्ट आता है वो वर्क टन है, और वो वर्क टन कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। तो इस वजह से इस प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। सही। अच्छा, पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इनटू इक्वेशन नंबर 2, या 1 है यहाँ से लेकर इस पे पुट कर दें,
तो एफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ के बजाय डी क्यू ई डॉट, और ये वाली जो है ये अब डी एल ए आर इन द डायरेक्शन ऑफ ए आर। सही है, क्यों जो कि स्केलर है तो उसको बाहर किया, और ये दोनों वेक्टर्स हैं तो ये रहा। ठीक है, नाउ सपोज वी वांट टू मूव द चार्ज क्यू अगेंस्ट द फील्ड। अच्छा, अब हम अगेंस्ट द फील्ड इसको लेके जाना चाहते हैं, सो वी नीड टू अप्लाई सम एक्सटर्नल एनर्जी अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ठीक है, हमें कुछ एनर्जी चाहिए होगी और वो एनर्जी अगेंस्ट द फील्ड होनी चाहिए। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड to move the charge in the opposite direction will be the energy expended by the external agent। ठीक है, तो जो एनर्जी हमें चाहिए होगी वो एक्सटर्नल एजेंसी से हमें चाहिए होगी, बाहर से कोई एनर्जी हमें चाहिए होगी। ठीक है, और वो अगेंस्ट दी फील्ड होगी। तो एफ एक्सटर्नल जो हमें चाहिए वो उस फोर्स के ऑपोजिट होगा जो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड था। यानी क्या मतलब है, मतलब ये है कि ये क्यों था। ठीक है, नेचुरली इसने जो फोर्स अप्लाई किया नेचुरली वो इस डायरेक्शन में था। अब हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में होगा, तो ये वाला एफ एक्सटर्नल है। ठीक है, और ये वाला फील्ड की वजह से खुद ब खुद जो इसने मूव किया था वो उसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस एफ। सही है। अच्छा, therefore the differential amount of work done by the external force in moving the charge q through distance dl against the electrical intensity वो क्या होगा, पहले जो है वो, अब हम f के बजाय क्या लिखेंगे, f एक्सटर्नल लिखेंगे क्योंकि हम अगेंस्ट द फील्ड जा रहे हैं। ठीक है, तो f एक्सटर्नल डॉट dl, f एक्सटर्नल आपको पता है यहाँ पे माइनस एफ के बराबर है, तो माइनस एफ डॉट dl, f के बजाय वही वैल्यू लिख लिया क्यू ई, तो माइनस क्यू ई डॉट dl। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3। और ये कौन सी, स्मॉल डिफरेंशियल। अब मैंने आपको बताया था कि हम इन टुकड़ों को जमा कर लेंगे। ठीक है, तो बी से लेकर, यानी ये बी था, ठीक है, और ये ए। सही, सॉरी, ये वाला के ए है और ये बी है, और हम इस तरफ जा रहे हैं, तो बी से लेकर ए तक। ठीक है, तो इन ये जो स्मॉल डिस्टेंसेस हैं इसको डी एल, फॉर एग्जांपल 1 कहेंगे, इसको हम डी एल 2 कहेंगे, इसको डी एल 3 कहेंगे, इस तरह। ठीक है, ये डी एल 4 इस तरह। ठीक है, तो बी से लेकर ए तक जितने भी डिस्टेंसेस हैं उनको हम सम अप करेंगे फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो बी से लेकर ए तक ई, ठीक है, क्यों को बाहर किया क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है, और ई डॉट डी एल, ई और डी एल, ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर। ठीक है, अब ये जो वर्क डन है ये स्मॉल नहीं होगा, बल्कि अब ये पूरा वर्क डन कहलाएगा, क्योंकि क्योंकि इसमें पूरा लेंथ काउंट हो गया है। सही है, और अब इसमें हम एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। ई की वैल्यू दी गई है और डी एल की वैल्यू भी दी गई है और क्यू की वैल्यू भी दी गई है। ठीक है, वर्क डन जो है हम फाइंड करना चाहते हैं। सही है। अच्छा पी, अच्छा पहला पॉइंट जो है वो 0 2 5। ठीक है, दूसरा जो है वो 1 1 1 है। अच्छा ये देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड के फॉर्म में है। ठीक है, और ये वाला भी एक्स वाई जेड के फॉर्म में है। क्या मतलब हुआ, मतलब ये कि ये आरसीएस सिस्टम में है। ठीक है, आरसीएस सिस्टम में है। तो पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। ठीक है, तो मतलब ये है कि पहले पहले जो है चार्ज यहाँ पे पड़ा था, फिर अब यहाँ से हमने यहाँ पे इसको मूव किया, और फिर यहाँ से यहाँ तक इसको मूव किया। यानी ये इसको मूव करने के वो हैं, यानी फॉर एग्जांपल ये पॉइंट एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे। तो पहले टेस्ट चार्ज यहाँ पे था, अब यहाँ से यहाँ पे चला गया, और फिर यहाँ से यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो ये 3 मिनी पॉइंट्स हैं, और इनमें हमने टोटल वर्क डन फाइंड करना है। ये जिस फील्ड में पड़ा हुआ है
उसकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो ये है, गिवन है 6y² z और ये 12xy, ये सारा कुछ ठीक है। अच्छा, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ई ए कहेंगे, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ई बी कह देंगे। सही है, ठीक है। तो ई ए, ई बी, ठीक है, और ई सी, और फिर हम तीनों, इन तीनों को हाँ ऐड कर लेंगे। सही है, सही है, इन तीनों को हम फिर ऐड कर लेंगे। अच्छा, तो ये देखें, पहला पॉइंट हम लेते हैं 0 2 5। सही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए इज गिवन बाय 6, वाई के बजाय ये वैल्यूज लिखती हैं, ठीक है। वाई की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2²। फिर है जेड, जेड की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 हो गया। ए एक्स प्लस 12, 12 अपनी जगह पे, एक्स की बजाय 0 है, ये 0 हो गया। ये वो एक्स, वाई की वैल्यू 2 है और जेड की वैल्यू 5। इस तरह 6 x y², तो 6 x की वैल्यू 0 है, तो ये वाला भी 0 हो गया, ये वाला भी 0 हो गया, क्योंकि 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो सारा 0 होगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा 6 2² 5 यानी 120 ax, ठीक है। एज ए डिफरेंशियल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज गिवन बाय, ये वाला फार्मूला था, तो माइनस, ठीक है, ये ई के बजाय हम लिखेंगे 120 ax, ठीक है। और क्यू की वैल्यू दी गई है 2 माइक्रो कूलम, ये सो 2 माइक्रो कूलम, ठीक है। और जो डिफरेंशियल लेंथ है ये भी गिवन है 3ax 5 + 5ay - 2az, ठीक है। तो चूंकि डॉट प्रोडक्ट है, तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे जो आंसर आएगा वो स्केलर आएगा, ठीक है। और आपको पता है ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। अगर ए एक्स जब ए वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, और ए एक्स जब ए जेड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा। तो इन दोनों से ए एक्स जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है, और इससे भी 0 आएगा। तो सिर्फ ए एक्स से जो है मल्टीप्लाई हुआ, तो 120 × 3, ठीक है, × 2, तो 720 पिको जूल आ गया। ये पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट जो है ये भी आसान है। पॉइंट्स गिवन है 1 1 1, ये एक्स वाई जेड की बजाय ये यहाँ पे ई की बजाय ये वैल्यू लिख ले, ठीक है। तो 6, ये देखिए 1² × 1, और 1² 1 1 1, ये 6 × ये सारा कुछ, ठीक है, ये 12 है। तो ये इससे ई की वैल्यू आ जाएगी, तो क्यू की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है माइनस 2 माइक्रोफेराड माइक्रो कूलम। अच्छा, ई बी यहाँ से आ गया जी, ये आ गया 6ax 12ay + 6az, ये आ गया। और डी एल जो है वो ऑलरेडी गिवन है। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वाई को वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जेड को जेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। डॉट प्रोडक्ट में यही होता है, ठीक है ना। तो इससे जो है हमारे पास सेकंड पॉइंट के लिए जो वर्क डन आया वो ये 60 पिको जूल। सी पॉइंट के लिए भी ई फाइंड कर लेंगे, सही है, और ये आ गया हमारे पास ये वाला, ठीक है। तो तीनों पॉइंट्स के लिए वर्क डन फाइंड हो गया। अच्छा, अब आखिर में इसको ऐड करने की जरूरत बस नहीं है, सही। अच्छा, द लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल किसे कहते हैं, वही बात जो इससे पहले हमने कही थी, वो ये थी कि आप वर्क डन कर रहे हैं और आपने दो रास्ते अपनाए हुए हैं, ठीक है। एक रास्ता तो ये है कि आप डायरेक्टली यहाँ से लेकर यहाँ पे चले जाएं, सही है। और दूसरा रास्ता ये है कि आप यहाँ से यहाँ पे चले जाएं, फिर यहाँ से यहाँ पे चले जाएं, फिर यहाँ से इन टुकड़ों में चले जाएं, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये इन टुकड़ों में आप चले जाएं। तो ये जो है ये चाहे आप इस रास्ते से जाएं और डिफरेंस उसमें जाएं, चाहे डायरेक्टली जाएं, वर्क डन जो होगा वो सेम आएगा दोनों से, सही है। वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, सेम आएगा। यानी इससे जो वर्क डन है वो है वर्क डन
यानी जो ये वाला जो रास्ता है, ठीक है, इससे है वर्क डन इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, माइनस आपको पता है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ई, ठीक है, और एल बी ए, बी से लेकर ए तक, ठीक है, तो इसकी बी ए में कहूँगा ये। अब अगर मैं इसके लिए वर्क डन फाइंड करूं और फिर इसके लिए वर्क डन फाइंड करूं, फिर इसके लिए वर्क डन फाइंड करूं, फिर इसके लिए नहीं, जो स्मॉल फ्रैक्शंस हैं, तो स्मॉल फ्रैक्शंस को कि उसको मैं फॉर एग्जांपल W1 कहता हूँ, दूसरे को W2 कहता हूँ, तीसरे को W3 कहता हूँ, चौथे को W4 कहता हूँ, इस तरह, ठीक है। तो जो क्यों है वो तो क्यों चाहे टुकड़ों में जाए या एक ही रास्ते में जाए, क्यों पे तो असर नहीं पड़ेगा और ई पे भी असर नहीं पड़ेगा, फील्ड भी चेंज नहीं होता, चाहे छोटे जगह जगह पे आप स्टॉप करें, ठीक है। तो ये यानी इसकी मिसाल इस तरह है कि आप पेशावर से एयरपोर्ट में, ठीक है, बैठें और कराची जो है वो आप उतर जाएं या लाहौर आप उतर जाएं, और ये कि आप ये यहाँ से मोटरवे से आप जा रहे हैं पेशावर इंटरचेंज से, आप जो है 4 इंटरचेंज, फिर जो है मर्दान इंटरचेंज, फिर स्वाब इंटरचेंज, फिर इस्लामाबाद, इस तरह होते होते आप लाहौर पहुँच जाएँ। तो इस तरह और इस तरह ये एक ही बात है, ठीक है, वर्क डन जो है वो दोनों के लिए सेम होगा। तो माइनस क्यू ई, ठीक है, और यहाँ पे एल जो होगा वो यानी डिफरेंशियल लेंथ 1 कहलाएगा। अच्छा, फिर ये जो दूसरा होगा वो माइनस क्यू और ई, वही ई होगा, डॉट डॉट प्रोडक्ट है, सिर्फ लेंथ जो है वो चेंज है, डेल L2। अच्छा, फिर माइनस क्यू और ई डॉट DL2 होगा, ठीक है, फिर माइनस क्यू और ई और फिर जो है डेल L2 होगा। अब इन सब को मैं ऐड करूँगा, जब ऐड करूँगा तो ये माइनस क्यू ई, ठीक है, और ये वाले ऐड हो जाएंगे, ठीक है, तो ये होगा डेल L1 प्लस डेल L2, डेल जो है वो स्मॉल पोर्शन को कहते हैं, प्लस डेल L3 प्लस डेल L4। तो ये जो डेल L1 डेल L2 ये जो सारे ऐड होंगे, इससे फिर वही LPA आ जाएगा। तो बात तो वही हुई है ना, ठीक है, यहाँ ये डायरेक्टली गए तो भी वही और ये भी वही, ठीक है। तो इसको जो है आपने न्यूमेरिकल के थ्रू भी प्रूव करना है कि चाहे आप डायरेक्टली चले जाएं या इस तरह टुकड़ों में चले जाएं, ये वर्क डन सेम ही आता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है, सही। कंक्लूजन क्या है? वी कंक्लूड दैट, हमने ये अखज़ किया that the energy required to move a charge in a uniform field is independent of the path forward। यानी ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, ये इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड है, यानी इसका रास्ते की तयन से कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे आप इस तरह जाएं, इस तरह जाएं, लंबे रास्ते से जाएं, एनर्जी रिक्वायर्ड जो है वो सबके लिए एक जैसी होगी। ये इसने यहाँ पे ये कहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये एग्जांपल है, क्यों क्यों जो है वो 5 माइक्रो कूलम है, क्यों फिक्स है, ई भी आपको पता है, ये भी फिक्स है, वो 2xy ZAX प्लस एक्स स्क्वेयर जेड, ये सारा कुछ, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि आप स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और इसका स्टार्ट जो है वो 0 0 0, यानी एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 0 है, जेड की वैल्यू भी 0, यानी ओरिजिन से स्टार्ट किया, यहाँ से आप 2 0 0 पे चले गए, ठीक है, यानी यहाँ से स्टार्ट किया और 2 0 0 पे, यानी एक्स की वैल्यू 2 है और बाकी 0 है, ठीक? फिर यहाँ से लेकर 2 - 1 0 पे चले गए, इधर चले गए, फिर यहाँ से लेकर इधर चले गए, ठीक। और जो है फॉर एग्जांपल आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएं डायरेक्टली, तो इसका वर्क डन, एनर्जी रिक्वायर्ड और इन तीनों का सम जो है वो एक जैसा होगा, ठीक है। तो अब हम इसको, अच्छा दूसरा पार्ट है स्ट्रेट कर्व में चले गए, स्ट्रेट लाइन में चले गए, और ये तीसरा जो है ये कर्व की शक्ल में चले गए, यानी इस तरह चले गए कर्व की शक्ल में। दूसरा जो है वो
ये है, और तीसरा जो है आप इस तरह कर्व की शक्ल में चलेगी। तो ए पार्ट ये वाला, ये लंबा रास्ता, बी पार्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलेगी, और सी पार्ट जो है इन कर्व की शक्ल में चलेगी। ये कर्व की इक्वेशन इन्होंने दी है, और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। सही। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, आसान है। तो पहले हम यानी पहला जो वो है कि ओरिजिन से यानी ये देखिए चेंज कहाँ पे आया है, 0 0 0, यानी चेंज ये वाला जीरो है, ये भी जीरो है, तो ये दोनों तो कांस्टेंट, एक्स में सिर्फ चेंज आ गया, तो 0 से 2 तक चले गए हैं एक्स की जानिब। अच्छा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 0 0 से 2 - 1 0 पे, तो क्या मतलब हुआ, कहाँ चेंज आया है, एक्स में चेंज नहीं आया, वाई में चेंज आया है, यस वाई में चेंज आया है, वाई में चेंज आया है। जेड में जेड भी जीरो है, और यहाँ पे भी जेड जीरो, वहाँ पे चेंज नहीं आया। यहाँ पे एक्स पे चेंज आया था, यहाँ पे वाई पे चेंज आया। अच्छा, तीसरे में देखते हैं, एक्स की जो यहाँ पे वैल्यू है वो यहाँ पे भी है, वाई की जो वैल्यू यहाँ पे है वो यहाँ पे भी है, -1 - 1, और जेड 0 से 4 हो गया, यानी यहाँ पे जेड पे चेंज आ गया। यहाँ पे एक्स में चेंज आया, यहाँ पे वाई पे चेंज आया, और यहाँ पे जेड पे चेंज आया। ये बात आपने गौर करना है, ठीक है। ओके, सो अब ये देखें, फार्मूला वही है। इसको पहले, इस पोर्शन के वर्क डन को मैं W1 कहूँगा, इस पोर्शन के वर्क डन को W2 कहूँगा, इस पोर्शन के वर्क डन को W3 कहूँगा, और फिर इन तीनों को जमा कर दूंगा। सही, वो W हो जाएगा मेरा। तो W1 फाइंड करते हैं। W1 है -Q, और इनिशियल से फाइनल, और E डॉट DL। सही है, E की वैल्यू गिवन है, वो किधर है, ये है, E इज इक्वल टू XY, और ये सारा कुछ ठीक है। अच्छा, डॉट डीएल जो है, यानी वो लेंथ हम लेंगे कि जिसमें चेंज आया है। तो चेंज पहले W1 में जो चेंज आया है वो किधर आया है, एक्स में आया है, तो इसलिए डी एक्स ए एक्स मैं कहूँगा, ठीक है। अच्छा, सो एक्स एक्स ये चाहिए, डॉट प्रोडक्ट है, ये याद रखे। तो डॉट प्रोडक्ट में एक्स पोर्शन एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला जब इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, और ये ए जेड जब एक एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, तो सिर्फ एक्स एक्स को ए एक्स डॉट ए एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इससे ये जो है हमारे पास आ गया 2XYZ, ठीक है। 2XYZ जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये जो आ गया 2XYZ, ठीक है। और 0 से 2 तक, यानी पहले x 0 था, अब x की वैल्यू 2 हो गई है। मैंने आपको इससे पहले पिछले फिगर में बताया, ठीक है। x में जो चेंज आया है वो ये है 0 से 2 तक, ठीक है। तो 0 से 2 तक x में चेंज आया है, x की इंटीग्रेशन ले ली है, ठीक है। y और z 0 है, ठीक है। तो y और z की वैल्यू 0 है, तो इसलिए जब y और z की वैल्यू पुट करूंगा तो ये सारा कुछ 0 हो जाएगा। तो वर्क डन in moving a charge from this point, ये भी मैं आपको बताता हूँ, from this point to this point ये 0 है, ठीक है। अच्छा, दूसरे में x की वैल्यू है वो 2 है, कांस्टेंट है। y z जो है वो 0, चेंज जो है वो सिर्फ y में आया है, मैंने आपको इससे पहले बताया, ठीक है। तो फिर आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे, y y मल्टीप्लाई होगा, dy ए y आ जाएगा, ठीक है। फिर वैल्यूज पुट करें, x तो z की वैल्यू 0 है, तो जब z की वैल्यू 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर W2 भी 0 आ जाएगा। अब जो है पाथ पाथ C3 है, ठीक है। तो इसमें z में चेंज आया है, तो हम ए जेड देखें, डी जेड ए जेड। जब फिर जो है वैल्यूज पुट करेंगे, अब आपके बाद नॉन जीरो आएगा, ठीक है। वैल्यू जो है वो -4 ए जेड आ गई है, सही। अच्छा, अब पूरा हम मल्टीप्लाई कर ऐड करते हैं, सही। W1 + W2 + W3, तो W1 की वैल्यू 0, W2 की वैल्यू 0, और W3 से देखें ये पूरा 0 से 4 ये पूरा इंटीग्रेशन किया, तो ये आया 80 माइक्रोजाउल, तो वो W3 80 माइक्रो, तो 0 + 0 + 80, तो 80 माइक्रोजाउल आ गया। अच्छा, अब
मैंने आपको बताया था कि अब हम यहाँ से लेकर यहाँ पे डायरेक्टली चले जाएंगे। सही है। अब हम इस देखिए ये 3 रास्तों से हो के हम गए तो हमारा आंसर क्या आया, वर्क डन कितना आया, 80 माइक्रो जूल। अब चाहिए कि पाथ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है ना, तो यहाँ से मैं यहाँ पे डायरेक्ट से जाऊँ तब भी इससे 80 माइक्रो जूल आना चाहिए। तो चलो देखते हैं कि इससे 80 माइक्रो जूल आता है या नहीं आता। और फिर हम तीसरे पार्ट में इस तरह कर्व की शक्ल में जाएंगे तब भी 80 माइक्रो जूल आना चाहिए, क्योंकि द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। ठीक है। सो अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी गई है, x इज इक्वल टू -2y। इससे मुझे पता लगा कि y इज इक्वल टू -6/2। सिमिलरली 2x इज इक्वल टू z, ये इक्वेशन गिवन है, इससे x की वैल्यू आ गई है z/2। ठीक है। अब dl जो है ये है dx ax प्लस dy ay प्लस dz az। सही। तो यहाँ पे मैं, अच्छा, और e की वैल्यू ये है, e की वैल्यू ये है, dl की वैल्यू ये है। इन दोनों का हम मैं x x के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा, y का y के साथ आएगा और z के साथ आएगा, ये मैं बार बार बता चुका हूँ। ठीक है। अच्छा, अब इसको देखिए y को x पे रिप्लेस करें, ठीक है, और x को फिर z पे रिप्लेस करें ताकि एक ही टर्म आ जाए। ठीक है। तो जिधर जिधर y है, देखिए ये 2xy है ना, तो 2x और y के बजाय ये लिख दिया -x डिवाइडेड बाय 2 यहाँ से। ठीक है ना, x इज इक्वल टू -2y तो y इज इक्वल टू -x डिवाइडेड बाय 2 यहाँ से आया। ठीक है, गिवन है। रिप्लेस हम कर रहे हैं ताकि y के बजाय भी x आ जाए। ठीक है। और यहाँ पे देखिए z की बजाय जो है वो x आ जाए, तो y के बजाय भी x आ जाए और z की बजाय भी x आ जाए, तो देखिए ये पूरा, ठीक है, ये मेरे पास ये इक्वेशन है। ठीक है। एज वर्क डन इज गिवन बाय दिस, तो जो वो अब स्ट्रेट लाइन हम जा रहे हैं, तो इनिशियल पॉइंट मेरा 0 0 0 है और फाइनल पॉइंट 2 - 1 4 है। ठीक है ना, 2 - 1 4 ये मेरा फाइनल पॉइंट है और इनिशियल पॉइंट 0 0 0 है। तो अब 0, x की वैल्यू 0 से 2 पे चेंज हुई है, y की वैल्यू 0 से -1 पे चेंज हुई है और z की वैल्यू 0 से 4 में चेंज हुई है। ठीक है। तो x की बजाय देखिए 0 से 2, y में 0 से -1 और z में 0 से 4 लिखा मैंने और इंटीग्रेशन किया। तो इससे भी कितना है, देखिए मैंने एडवांस में मुझे पता था कि इससे 80 जूल ही आना चाहिए। अगर 80 माइक्रो जूल ना आता तो ये आंसर गलत होता। तो ये थर्ड पॉइंट कर्व शक्ल में है, फिर वही बात कि आप x इज इक्वल टू -2y³ है और z इज इक्वल टू 4y² है। सही। इसको अगेन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड z, x और z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, मेरे पास ये आ जाएगा। फिर डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये चेंज सिर्फ किधर है, y में है, तो 0 से -1। ठीक है। इससे भी 80 माइक्रो जूल आ, इंटीग्रेशन है सिर्फ, सिंपल। ठीक है। तो ये आ गया मेरा क्या, तो ये जो है वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। सही। अच्छा, द लाइन चार्ज वर डन ड्यू टू ए लाइन चार्ज। सही। ये एक ये लाइन है और चार्जेस इस लाइन में क्या हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। सही। तो ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन सर्कुलर शक्ल में है। सही है। तो अब ये कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। डीएल जो लेंथ है वो आपको पता है एस इज इक्वल टू आर थीटा, यानी जो कर्व का वो होता है डिस्टेंस होता है वो एस इज इक्वल टू आर थीटा, यानी उसमें दो चीजें काउंट होती हैं, जो कर्व का उसमें रेडियस ऑफ द सर्कल और जो थीटा है वो दोनों काउंट होता है। ठीक है। यानी ये सर्कल है फॉर एग्जांपल। सही है। इसका अपना आपको पता है रेडियस होता है। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने फासला तय किया, तो ये फासला कितना है, ये वाला फासला कितना है, तो ये आप इन दोनों की मदद से फाइंड कर सकते हैं। एक तो सर्कल का रेडियस और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक जो थीटा बनता है, एंगल बनता है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये वाला सर्कल का डिस्टेंस आ जाएगा।
ये सर्कल के पोर्शन का डिस्टेंस आप फाइंड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना एंगल बनता है वो एंगल आप डी से फाइंड करें, और जितना रेडियस सर्कल का है वो इन दोनों थीटा और आर को मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये वाला फासला आ जाएगा कि आपने इतना डिस्टेंस तय किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, इस पोर्शन को हमने डी एल का है, स्मॉल पोर्शन है, तो डी एल इज इक्वल टू रो, और रो जो है यानी रेडियस है, और डी फाई ये इसका स्मॉल एंगल है। इन पूरे एंगल तो आपको पता है 360 है, तो स्मॉल एंगल जो है वो डी फाई बनेगा। ठीक, तो रो डी फाई, ठीक है ना, थीटा के बजाय फाई और आर के बजाय रो। सही, और इन द डायरेक्शन, चूंकि ये लेंथ मैंने वेक्टर क्वांटिटी दी है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन भी फाई की डायरेक्शन में ही होगी। सही अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। The electric field intensity due to a line charge is given by E is equal to rho L divided by 2 pi epsilon not rho a rho। ये पहले प्रूफ कर चुके हैं हम। सही है, तो now consider a point of charge, point charge q, एक पॉइंट चार्ज q ले लें at point P। ठीक है, पॉइंट किसी भी पॉइंट P पे we move the charge q along the circular path back to the point P। सही है, let dl be the differential vector। सही है, तो डिफरेंशियल वेक्टर जो है वो dl इज इक्वल टू 0 एज माइनस क्यू ई डॉट डी एल इज इक्वल टू 0। सही है, यानी सर्कुलर पाथ में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। यानी आप यहाँ से किसी चार्ज को मूव करें और इस तरह क्लोज पाथ में आ जाएं और वापस इसी जगह पे आ जाएं, तो आपने कितना वर्क डन किया, आपने कोई वर्क डन नहीं किया। यानी मैथ्स में जो इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। यानी आप कहेंगे कि मैं यहाँ से गया हूँ, मैंने स्टार्ट लिया है और इस तरह क्लोज पाथ में मैं वापस यहाँ पे आया हूँ, तो मैंने कितना वर्क डन किया, तो मैथ्स आपको कहेगा कि आपने जो वर्क डन किया वो कितना है, 0 है। सही है, नाउ कंसिडर a line charge of q coulomb, we need to move the charge from point A to point B। आप किसी पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ अगेंस्ट इस तरह जाना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह। सो लेट रो बी दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रो जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है टू दी लाइन चार्जेस। सही, नाउ कंसिडर ए वेरी स्मॉल स्मॉल सेगमेंट ले लें। ठीक है, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट बी और ए के बीच स्मॉल सेगमेंट ले लें। ठीक है, उसको हम कहेंगे फॉर एग्जांपल ये DL1। सही है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ द इक्वेशन नंबर ए इन इक्वेशन नंबर बी, इस ए की इक्वेशन इस बी में पुट करें तो DL के बजाय डी रो आ जाएगा। ठीक है, डी रो ए रो, इसका भी ए रो है, ये भी ए रो है, दोनों डॉट प्रोडक्ट है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे इन ए रो डॉट ए रो से 1 आ जाएगा। अच्छा, बाकी ये जो मल्टीप्लाई होंगे तो रो एल, ठीक है, और ये सारा कुछ, और डी रो, तो डी रो को अब पूरा मैं लिखूंगा बी से लेकर ए तक पूरा डिस्टेंस। सही है, इसकी इंटीग्रेशन से जो वर्क डन आएगा वो ये आएगा। ठीक है, दीज आर, ये भी वर्क डन है उसी तरह जिस तरह मैं इससे पहले पढ़ा, मगर यहाँ पे जो सोर्स चार्ज है वो सोर्स चार्ज जो है वो लाइन चार्जेस हैं। यहाँ पे भी देखिए हमने वर्क डन पढ़ा वो सारा कुछ, मगर यहाँ पे जो वर्क डन है देखिए वो पहले उसमें यहाँ पे जो है वो सोर्स चार्ज की, सोर्स चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज है। यहाँ पे जो सोर्स चार्ज है वो पॉइंट चार्ज है। अब की बार हमने जो पढ़ा, तो यहाँ पे भी सोर्स चार्जेस हैं, मगर वो सोर्स चार्जेस किस फॉर्म में है, लाइन की शक्ल में है, तो इस वजह से इन दोनों में ये फर्क है। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्टेंस था वो यानी देखिए ये पूरा सोर्स चार्ज जो है वो हमारा लाइन की शक्ल में, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा उसका फार्मूला फिर यूँ होगा, क्यों, रो एल। देखिए रो एल मैंने आपको इससे पहले भी लास्ट क्लास में बताया था कि रो एल लाइन चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लाइन चार्ज डेंसिटी यानी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लाइन।
और जो लाइन की लेंथ है वो यानी बी से ए तक है। सही, इसका फार्मूला ये होगा। अच्छा, डिफरेंशियल जो है वो क्या है? द वर्क द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज ऑफ क्यू कूलम फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक किसी भी चार्ज को ले जाने के लिए जो अमाउंट ऑफ वो है उसको हम वर्क डन कहते हैं। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। सही। तो इलेक्ट्रिक हमने तो वो पढ़ लिया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये भी हम पढ़ते हैं, मगर ये दूसरे पोर्शन में, क्योंकि जो टाइम है वो आउट हो गया है। तो हम इसके बाद जो हमारा